मेटल एंड नॉन मेटल्स। थंबनेल के टाइटल में ही हमने लिख दिया, मालूम क्या, कि अगर इस टॉपिक में जीरो से हीरो ना बना दूं तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। मतलब कुछ तो पावर है इस बात में, उस बात को समझना पड़ेगा। कहां गलती करते हो दिव्यांशु? जैसे तुम बैठे हुए तुमने देखा होगा एक प्रॉब्लम जो मोस्टली बच्चे फील करते हैं। क्या फील करते हैं? सर इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आती। ये गधे बच्चों की निशानी है भाई। ये 9th का बैकग्राउंड गड़बड़ करके चलते हो और फॉर्मूले बनाना नहीं आता, पता ही नहीं कि फॉर्मूले का मतलब क्या है, पता ही नहीं कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। सीधा आ जाएंगे सर मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा दो। अरे दो बातें बहुत अलग हैं। इक्वेशन बैलेंस करना बहुत अलग बात है, फॉर्मूला बनाना बहुत अलग बात है, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ना अलग बात है। तो ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो जीरो टू हीरो बनना है तो पहले पूरा 9th तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से मेटल नॉन मेटल में बच्चों को दिक्कत आ रही है भाई, समझो इस बात को। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें फॉर्मूला बनाना नहीं आता, तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता। इसकी वजह से तुम कहते हो सर मुझे रिएक्शनें याद नहीं होती। तो हर चीज का एक पैटर्न है। तो अगर जीरो टू हीरो बनना है तो मैं जितने पार्ट में ये टॉपिक पढ़ाऊं उसमें एक एक पार्ट में सारी चीजें कवर करूंगा मैं, कि भाई देखो फॉर्मूले ऐसे बनते हैं, रिएक्शन ऐसे बैलेंस होती है और फिर प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें बेसिक्स से चलना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल से चलना पड़ेगा। पूरा मेटल नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल से ही पूरा कनेक्टेड है। अब बैकग्राउंड गड़बड़ है और सुधारते फिर रहे इसको। चलो स्टार्ट करते हैं अब। मेटल एंड नॉन मेटल, देखो टॉपिक से ही बहुत क्लियर हो रहा है। पहले तो ये समझो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 115 एलिमेंट्स नोन सो फार। इतने नॉन एलिमेंट्स है, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। 3 हिस्सों में बांटा हमने पीरियोडिक टेबल में जो बनाए हुए हमने। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल समझो, किसे कहते हैं मेटल। पहला क्वेश्चन कि मेटल की डेफिनेशन साइंटिफिकली क्या है, पता है क्या है डेफिनेशन साइंटिफिकली? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे वो मेटल। अब लूज कौन करेगा भाई? पहले तो ये बताओ किसको कहेंगे कौन लूज करेगा? जिस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको क्या मिल जाए, चलो इसको एक मिनट साइलेंट कर दे। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें आपको जो है क्या मिल जाए, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बस वही मेटल्स हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स जो गेन करते हैं, ठीक है, वो नॉन मेटल्स होते हैं, जो कि हम आगे बताने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मेटल का सिंबल एम ले लिया और इसमें से कुछ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए जो इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा किस साइड में लिखोगे आप? प्रोडक्ट साइड में। देखो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस साइन क्यों लगाया? माइनस साइन इसलिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और प्लस एन क्यों लिखा? इलेक्ट्रॉन लूज करने पर मेटल के ऊपर क्या बन जाता है? प्लस का चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो Na का इलेक्ट्रॉन 11 होता है, क्या होता है? 2 8 1। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, क्यों लूज किया? क्योंकि ये आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8 कंप्लीट करना चाहता है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो लूज करो या गेन करो। अच्छा कब लूज करो कब गेन करो ये हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि ऐसा ही क्यों होता है और कहां होता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Na पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। ऐसे ही Mg ले लिया हमने। Mg में देखो Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mg का होता है 12। क्या होता है Mg का? 12। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 8 2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब हमें इसे 8 कंप्लीट करने हैं। इसके पास 2 चॉइस दे रहे हैं हम, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले लो या 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो हमने बताया आपको ध्यान रखना है जिसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 1 2 या 3 हो वो लूजिंग टेंडेंसी रखता है, और जिसके वैलेंस शेल में 5 6 या 7 हो वो गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसकी लूज करने की टेंडेंसी है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो Mg पे कोई कितना चार्ज आ गया? प्लस का 2। इसीलिए इट डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ मेटल। तो ये प्रॉपर्टीज आप लिखते जाना, मैंने कुछ 8 9 प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, तो उसमें आप लिखते चले जाना साथ में, तो आपको याद हो जाएंगी। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के पास। मेटल्स देखो पहले इसको समझो, आप रियल लाइफ में आओ,
आप अपने आसपास के पहले तो एनवायरमेंट को समझो। कैसे? हमारे आसपास क्या है? हवा है। हवा सांस लेते कि नहीं लेते? जिंदा क्यों है भाई? सांस ले रहे कि नहीं? तो हवा का इफेक्ट सबके ऊपर होना चाहिए। जो आपके बिल्कुल एटमॉस्फेयर में देख लो क्या है, पानी है, ये नेचुरली आपको मिल रही है, इनका इफेक्ट सबके ऊपर पड़ना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? हवा है, पानी है, गैसेस हैं, CO2 है, O2 है, N2 है, H2S, सब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। मॉइस्चर, इनका इफेक्ट इसके ऊपर क्या पड़ेगा? भाई ये प्लास्टिक की बोतल है, अब इसके ऊपर तुम कह दो सर कोई प्रेशर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बिल्कुल पड़ रहा है, हवा इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है। फिर इसके साथ क्या ये रिएक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल रिएक्ट कर सकती है, लेकिन अब वो तो डिपेंड करेगा मैं कैसी सिचुएशन में ले जा रहा हूं। बात समझ रहे हो नहीं? तो हमें जितनी रिएक्शनें याद करनी है, तो हमें पहले प्रैक्टिकली क्या समझना है कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैसेस हैं, क्या वो उनके साथ एक्टिव होंगी, रिएक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। तो मेटल्स को अगर हम जनरली देखें, मेटल्स आर हार्ड, देखते ही हो मोस्टली मेटल्स क्या होती है? हार्ड होती है। मैलिएबल, मैलिएबिलिटी मींस मैलिएबिलिटी, ठोक पीट के हथौड़े से चपटा कर दो भाई, शीट्स कैसे बन जाती हैं? ठोक पीट के चौड़ा कर दो, पतला कर दो, चादर की तरह बना दो, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल मतलब होता है खींच के लंबा पतला तार बना दो। नहीं समझे? सोने की तार कैसे बनती है? ठीक खींच के बनती है ना। तो ये बेसिक नेचर है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। उन्हें याद क्या करना? ऐसा तो नहीं है कि मेटल्स उठाई और खा ली, नहीं खा पाएंगे ना, मेटल थोड़ी खा पाएंगे क्योंकि हार्ड होती है ना। कुछ एक शॉट डाला है मैंने सोडियम मेटल का, देख लेना मेरे शॉर्ट्स में पड़ा होगा। ये बड़ी लस्ट्रस मतलब चमकदार होती है मेटल, इसको पानी में जैसे ही डालोगे ना फटाक से आग लग जाएगी उसमें, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होती है। तो अब हम रिएक्टिविटी की बात तो बाद में करेंगे, हम इवन शॉर्ट्स बना बना के बीच में क्लिप में डालेंगे तो समझ में आएगा। तो ये बेसिक बिहेवियर है मेटल का कि ये हार्ड होती है, मैलिएबल होती है, चादर की तरह फैला के चौड़ाई जा सकती हैं, डक्टिलिटी इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप चाय का बर्तन लो, गर्म करने के लिए रख दो गैस पे, थोड़ी देर बाद क्या होगा? हत्था है, शुरू में तो आराम से पकड़ लोगे, थोड़ी देर बाद और उसको पकड़ के दिखाओ, पूरी स्किन तुम्हारी चली जाएगी। क्यों? गर्म लगेगा ना। तो तुमने यहां थोड़ी इसको गर्म किया, पर फिर भी ये गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि जहां तुम हीट कर रहे थे वहां से हीट फ्लो होके यहां तक आ गई, कंडक्शन हुआ हीट का। तो कौन कंडक्ट कर रहा? वो मेटल ही तो कंडक्ट करके हीट को यहां तक ला रही। बिजली के वायर है घर में, यहां पे प्लग लगाया, इधर पे वायर पकड़ लो, अभी डुंग 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 डुंग, क्या है ये? बाल खड़े हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन लेके आया? मेटल लेके आई ना। तो ये खास बातें होती है जिनको याद नहीं करना पड़ता, हम प्रैक्टिकली देखते हैं इन सब चीजों को। बस हमें समझना है कि मेटल के साथ क्या क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब मेटल को अगर तुम पीटो ठक 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 तो क्या होगा? आवाज आएगी। नॉन मेटल, हवा है, आ रही है आवाज? आ रही है? नहीं आ रही ना। नॉन मेटल को पीटने पे थोड़ी, सॉलिड मटेरियल्स में आती है जिनमें से, इसलिए मोस्टली मेटल्स क्या होती है? सॉलिड होती है, ठीक है। और एक आध दो मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में भी होती है, बताओ कौन सी? मरकरी, ठीक है। एक शॉर्ट नहीं बना था, बोले मर्क्यूरी मर्क्यूरी नहीं, वो मरकरी होता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो क्या है? दे आर सोनोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक विद सम हार्ड सब्सटेंसेस। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। समझो इन प्रॉपर्टीज को, दिमाग में सेट कर लो, प्रैक्टिकल है ये, याद नहीं करनी पड़ती है। दे आर मोस्टली सॉलिड्स, ओनली मरकरी इज द मेटल विच इज लिक्विड। तो याद कैसे रखोगे? कोई किसी से कहता नहीं है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी नहीं है, दिस इज मरकरी, इट इज अ लिक्विड। भाई आप थर्मामीटर में देखो, फीवर आ जाता है, नापते हो ना, उसमें एक लिक्विड मेटल होती है थर्मामीटर में, वो मेटल मरकरी ही होती है थर्मामीटर के अंदर। दे शो मेटेलिक लस्टर, भाई शाइन करती है मेटल्स। तांबा देख लो, आप देखो तांबे का एक कलर है, गोल्ड का एक कलर है, इन सारे मेटल्स के क्या होते हैं? कलर होती है, इनमें एक चमक होती है। मोस्ट ऑफ देम हाई डेंसिटी। भाई डेंसिटी हाई का मतलब क्या है? कि जितने भी, जैसे मास है, मास अगर ज्यादा फैला हुआ है तो डेंसिटी क्या है? कम है। और अगर पूरे मास को जितना कलेक्टिवली पास लेके आ जाओगे वो हाई डेंसर हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो कम वॉल्यूम में आ जाता है, पूरा का पूरा मास कलेक्ट हो जाता है, इसलिए मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई। कभी देखा है कि तुमने मेटल को आराम से, लोहे को लो, आयरन को लो और मेल्ट करना शुरू कर दो, मोमबत्ती के ऊपर मेल्ट हो जाएगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसको मेल्ट होने के लिए बहुत हीट चाहिए, अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है।
इसीलिए मेटल्स को बॉयल करना और मेल्ट करना बहुत कठिन काम है। एक बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके मेल्ट होती है मेटल्स। गोल्ड को ऐसे नहीं अपन लोग उठा के सीधा सा मेल्ट करना शुरू कर दो, एक बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए इन सब चीजों के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि मेटल्स जो होती हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। ठीक है, ये जनरल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट देखो, 8वीं प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मोस्ट यूजफुल। अच्छा ये बताओ, ये तो लिख दिया कि मेटल्स आर मोस्ट यूजफुल, तुमने देखा होगा बसें हैं, ट्रक है, गाड़ियां हैं, तुम्हारे पेन के अंदर भी निब बनी हुई है, तमाम चीजें सब मेटल से तो बन रही, बर्तन हैं, यूटेंसिल्स, ये सब क्या है, मेटल के तो बने हुए। तो हमारे लाइफ में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेटल्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या नॉन मेटल्स? मेटल्स। मेटल्स खाओगे, फिर मेटल से सांस लोगे, कौन सी गैस लेते हो? O2, मेटल है? मेटल है? नॉन मेटल। जिस सब्जियां दालें फल खा रहे सब में क्या घुसा हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नॉन मेटल। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कि हमारी लाइफ में ज्यादा यूजफुल क्या है? लाइफ में ज्यादा यूजफुल है नॉन मेटल। मेटल्स ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है, और रियल लाइफ में जीने के लिए हमारे लिए नॉन मेटल्स ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है ना? अर्थ का एटमोस्फियर में भी देखो, हवा में, एयर की बात कर रहा हूं, पूरा नॉन मेटल ही नॉन मेटल है। मेटल थोड़ी है कि ऊपर से जाके सोना टपक रहा हो ऊपर से नहीं टपकता, सोना कहां से निकलता है? जमीन से। इसलिए मेटल जितनी भी होती है अर्थ क्रस्ट से ही निकाली जाती है। ठीक है, तो क्या लिखा, मोस्ट ऑफ वेसल्स एंड यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ, किसके बनाया जाएगा? एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ये जितने भी बर्तन है ना, ये सब मेटल्स के ही तो बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, स्टेनलेस स्टील। सम ऑफ द मेटल्स सच एज टाइटेनियम, कुछ महंगी मेटल्स हैं ये, टाइटेनियम है, क्रोमियम है, TiCr, मैंगनीज, स्पेलिंग शायद गलत कर दी, मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज यानी Mn, जिरकोनियम, मैंने यहां पर इसलिए ब्लैंक डाल दिया कि भाई जो भी मेरा वीडियो देख रहा है सर्च करके कहीं से भी इसमें बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सी मेट, इसका सिंबल क्या है? जिरकोनियम। आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जैसे अपने पास सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा आजकल न्यूक्लियर से ही बनाया जाता है ना, तो ये हैवी महंगी मेटल्स होती हैं, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है तो मेटल ही है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिकली एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री, भाई कंट्री के लिए आज न्यूक्लियर सिस्टम तो हर जगह जान रहे हो, तो उनके लिए हैवी मेटल्स लगती हैं। ठीक है ना? तो मेटल्स का भी रोल है, मेटल से भी कब मेटल्स कहाँ कैसी क्या लगनी है। आजकल तो भैया मोबाइल में भी लिथियम की रिक्वायरमेंट है, सबसे लाइटेस्ट मेटल, बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग जेट इंजन एंड स्पेस प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े स्पेस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जेट इंजन बन रहे हैं, ये सब कहां से बन रहे हैं? ठीक है ना? दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल्स। इन मेटल्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मेटल्स। अब मेटल्स को समझना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल पे। पहला काम यह है कि पहले पीरियोडिक टेबल को दिल और दिमाग में बसाओ। पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, इसका एक गाना बनाया मैंने, सिंपल एंड सोबर, उसको याद करो। और याद ऐसे नहीं होगा कि मैंने एक बार में बता दिया, यूट्यूब पे तुमने देख लिया और बोले हाँ साहब पीरियोडिक टेबल हो गई याद। जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको कम से कम 10-12 बार गुनगुनाओ, अपने आप याद हो जाएगा। तो मैंने गाने की लाइनें लिख दी हैं, इसको मेरे साथ आपको गुनगुनाना है। ठीक है, बोलो क्या है गाना? पहली लाइन देखो, पहली लाइन में सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, हा ही, बोलो हा ही, 2 एलिमेंट हो गए, हा ही। हा का मतलब H और ही का मतलब HE। ये मैंने जो पिंक कलर की लाइन ड्रॉ की है, एक लाइन ड्रॉ की तो इसका मतलब, उसका मतलब एक सेंस दिमाग में लाना है। ठीक है, तो क्या है बोलो? हा ही। नेक्स्ट लाइन, लिंक बेरियम बी कंबाइंड। भाई ये मत कहना कि इसका कोई मतलब है, ये गाना है, पहले पहले सिंबल सारे एटम्स के याद किए गए। नहीं तुम कह दो सर लिंक कोई कंपाउंड होता है, नहीं, लिथियम होता है ये, पर ये सॉन्ग मैंने बनाया है याद करने के लिए। हा ही, दूसरे में 8 एलिमेंट है, लिंक बेरियम बी कंबाइंड, नथिंग ऑफिशियल फॉर नियॉन। लिंक बेरियम बी कंबाइंड, नथिंग ऑफिशियल फॉर नियॉन। घर पे 10-12 बार गुनगुनाना है। थर्ड लाइन, NaMg आलसी पैसे से क्लियर, NaMg आलसी पैसे से क्लियर। देखो लिंक बेरियम बी कंबाइंड, नथिंग ऑफिशियल फॉर नियॉन, सबका देखो पहला पहला सिंबल लिया, एक एक लाइन ड्रॉ की, मतलब हर गाने का एक मतलब है। LIBE, नथिंग का N, ऑफिशियल का O, फॉर का F, नियॉन का Ne। ऐसी देखो NaMg आलसी को मैंने हिंदी में लिखा, 2 लाइनें ड्रॉ की, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट छुपे हुए हैं, AlSi।
क्लियर पे देखो मैंने दो लाइनें ड्रॉ की, Cl Ar, दो लाइनें एक साथ मिक्स्ड है, तो इसलिए अब ये गाना क्या बन जाएगा, नेक्स्ट थर्ड लाइन क्या बन जाएगी हमारी, NaMg आलसी पैसे से क्लियर, क्या बन जाएगी, NaMg आलसी पैसे से क्लियर। थर्ड लाइन, इसमें 18 एलिमेंट होते हैं। अब 18 एलिमेंट में याद रखो, मैं दो पार्ट में इसको याद करा रहा हूं। पहले ये वाला पार्ट है, कैसे हैं जीजा जीजी ऐसे हैं बढ़कर, क्या लाइन है, कैसे हैं जीजा जीजी ऐसे हैं बढ़कर। देखो कैसे हैं के नीचे दो लाइन है, के कॉमा सी ए, के कॉमा सी ए, दो लाइन है। जीजा का मतलब हुआ जीए और जीजी का मतलब हुआ जीई, जीजा जीजी। ऐसे हैं एएस एस ई, एएस दो लाइन है, बढ़कर बी आर के आर, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, कैसे हैं जीजा जीजी ऐसे हैं बढ़कर, क्या हो जाएगा, बिल्कुल। देखो शुरू से एक बार फिर गुनगुनाओ, हा ही लिंक बेरियम बी कंबाइंड नथिंग ऑफिशियल फॉर नियॉन, NaMg आलसी पैसे से बढ़कर, NaMg आलसी पैसे से क्लियर, सॉरी, कैसे हैं जीजा जीजी ऐसे हैं बढ़कर। अब होता क्या है कि देखो ये 18 एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट तो ये हो गए KCA GAG, ये 6 अलग हो गए, इनके बीच में ये ग्रीन लाइन बना दी हमने, यहां पर 10 एलिमेंट और घुस गए। वो 10 एलिमेंट का सॉन्ग क्या है सुन लो, SC माने सुप्रीम कोर्ट, SC वाले टाई पहने VCR चलाए मनोज, मनोज यानी कि मैं, SC वाले टाई पहने VCR चलाए मनोज, फीको नीकू ZN, फिर से बोल रहा हूं, SC वाले टाई पहने VCR चलाए मनोज, फीको नीकू ZN। याद रखना फीको नीकू ZN की नीचे मैंने 5 लाइनें ड्रॉ की हैं, 5 लाइन ड्रॉ की है, तो इसमें 5 एलिमेंट होंगे, टोटल ये 10 एलिमेंट है, बीच में ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो कि आगे के पेज पे हम आपको खोल के दिखा रहे हैं कैसे आएंगे, ये कैसे इंसर्ट किए जाएंगे। तो देखो SC का मतलब SC स्कैंडियम, वाले का कोई मतलब नहीं, TI पहने का कोई मतलब नहीं, V और CR के नीचे दो लाइनें V कॉमा CR, चलाए का कोई मतलब नहीं, मनोज का मतलब MN मैंगनीज अभी बताई थी मेटल मैंने, ठीक है ना, फीको नीकू ZN, Fe CO Ni Cu ZN सब मेटल है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले आपको पीरियड टेबल का गाना याद होना चाहिए। तो मैं एक लास्ट बार आपको एक धुन में गा के सुना रहा हूं, एक ही धुन में आपको याद करना है इसी तरीके से। देखो, हा ही लिंक बेरियम बी कंबाइंड नथिंग ऑफिशियल फॉर नियॉन, NaMg आलसी पैसे से क्लियर, कैसे हैं जीजा जीजी ऐसे हैं बढ़कर, SC वाले टाई पहने VCR चलाए मनोज, फीको नीकू ZN। सही गाया गलत गाया, ऐसे ही आपको याद करना है, कैसे, हा ही लिंक बेरियम बी कंबाइंड नथिंग ऑफिशियल फॉर नियॉन, NaMg आलसी पैसे से क्लियर, कैसे हैं जीजा जीजी ऐसे हैं बढ़कर, SC वाले टाई पहने VCR चलाए मनोज, फीको नीकू ZN। तो पीरियोडिक टेबल याद रखो ताकि तुम्हें पता चले भाई मेटल और नेटल नॉन मेटल में हम अंतर समझे। अब देखो इस पीरियोडिक टेबल को हमने अरेंज करके दिखाया, जब हमने गाना गाया था हा, देखो हा इस कोने पे है, ही उस कोने पे है, लिंक बेरियम दो एलिमेंट अलग कर दो और बाकी उधर ले जाओ, बी कंबाइंड नथिंग ऑफिशियल फॉर नियॉन 6 एलिमेंट इधर, 2 एलिमेंट इधर, NaMg दो इधर, आलसी पैसे से क्लियर उधर कर दो, कैसे हैं देखो ये आ गया, ये आ गया, कैसे हैं KCA, जीजा जीजी देखो इधर चला गया, कैसे हैं जीजा जीजी ऐसे हैं बढ़कर, बीच में हमने कहा था 10 एलिमेंट घुस जाएंगे, ये देखो ध्यान से, ये कैसे हैं के बाद में बीच में 10 घुसे थे ना, SC वाले टाई पहने VCR चलाए मनोज, फीको नीकू ZN। तो टोटल देखो इस रो में कितने हो गए, 18 एलिमेंट हो गए। तो 4 लाइनें तो मैंने याद करा दी, 10th में तो शायद आपको ये जरूरत नहीं पड़ती, पर मेटल नॉन मेटल के नॉलेज के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, कौन कौन सी मेटल्स हैं कैसी नहीं। अब देखो जो शुरुआत में 2 लाइनें हमने कॉलम बना के रखे हैं, इनको बोलते हैं कॉलम ग्रुप। इन ग्रुप के नंबर्स अगर हम मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करें तो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जो 17th ग्रुप है FClBrI, फिर क्लोजअप बंद कराई आंटी, आगे आंटी भी मिलेगा यहां पर 80 है ना, फिर क्लोजअप बंद कराई आंटी 80। इनको बोलते हैं हेलोजेंस, क्या बोलते हैं, हेलोजेंस, F2Cl2 Br2 I2, ये सब गैसें होती है, फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, ठीक है। जो सबसे लास्ट में है इनको बोलते हैं इनर्ट गैस और नोबल गैस, क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस और 18th ग्रुप है ये, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। हर कोई चाहता है मैं इसकी तरह आलसी बन जाऊं भाई, हर कोई चाहता है मुझे नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसी की वजह से तो पूरा रोना धोना है भाई।
सब चाहते हैं मुझे यही चाहिए, मुझे उसकी तरह बनना है, चाहे मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़े, चाहे मुझे इलेक्ट्रॉन पर ऐसा बना दो। तो हर कोई चाहता है मुझे वैसा बनना है, नोबल गैस के जैसा। उसके पहले हेलोजेंस को जरूर याद रखना, 17th ग्रुप नंबर याद रखना, बहुत पूछा जाता है 10th में। शुरुआत में, चूंकि आप 10th में ये जरूरत नहीं पड़ेगी, पर नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो शुरू के 2 कॉलम है इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो गाने की दूसरी लाइन थी ना, बी कंबाइंड नथिंग ऑफ फ्यूल फॉर नियॉन, यहां से यहां तक के एलिमेंट्स को बोलते हैं पी ब्लॉक। क्यों बोलते हैं वो 11th में आओगे तब बताऊंगा, अभी नॉलेज के लिए बता दी ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। पी ब्लॉक एलिमेंट जो इधर 6 एलिमेंट है, इनको क्या बोलते हैं? ये सब नॉन मेटल्स है। क्या है? नॉन मेटल्स। और ये जो शुरू में दिख रही है, ये कैसी है? मेटल्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो बीच में गाना डाला था, एससी वाले टाइप है, नहीं है समझ में? इनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। एसपी डी ब्लॉक है, आगे एफ ब्लॉक भी है, वो भी 10th में नहीं बताऊंगा मैं। इन मेटल्स को, एससी वाले टाइप है, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों भाई? यही तो एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आती है मेटल्स। कई चीजें बन रही हैं लगातार, इसलिए इन मेटल्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ये ट्रांजिशन मेटल्स शुरू में जो दिख रही हैं, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सिर्फ हाइड्रोजन इकलौती ऐसी चीज है जो है तो मेटल्स की कैटेगरी में, पर ये मेटल के साथ साथ नॉन मेटल में भी आती है। यानी हाइड्रोजन आपकी यहां पर भी आ जाती है हेलोजेंस में। अब यहां पर ये मॉडर्न पीरियड टेबल में यहां फ्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन रखा गया है, और ये दोनों में ही क्यों आती है उसका रीजन अभी हम बताने वाले हैं कि इसका बिहेवियर इलेक्ट्रॉन देने का भी होता है और इलेक्ट्रॉन लेने का भी। जो देता है वो मेटल, जो लेता है वो नॉन मेटल, दोनों कैटेगरी में आता। ये ग्रीन कलर की जो लाइन बनाई है, इसको ध्यान से देखना, ये ग्रीन में दिख रहा है बी, इसको जिगजैग पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगजैग। देखो लिंक बेरियम बी पे पहुंचने के बाद आप जिगजैग चलते जाइए। देखो ऐसा, फिर 2 नीचे, फिर ऐसा, फिर देखो ऐसे 2 नीचे, ये जिगजैग पाथ बन रहा है। जिगजैग देखो, ये जिगजैग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो ये बन रहा है जिगजैग, ये देखो। तो ये जो जिगजैग पाथ पे आपका आ रहा है, इनको बोलते हैं मेटेलोइड्स। क्या बोलते हैं इनको? याद रखना, एक ना एक मेटेलोइड का नाम। इतने ही मेटेलोइड अभी आपके 10th में आ जाते हैं, बस इन्हीं में से फंस जाता है। बी एस आई जी ए एस एस बी टी और पी, ये है, ठीक है ना? तो पहले पीरियड टेबल को समझो अच्छे से, फिर हम मेटल और नॉन मेटल को आगे समझ पाएंगे कि आखिर हम क्यों इसे मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में रखें। ठीक है, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहां हटा दे रहा हूं। अभी इसको याद करने का और भी एक तरीका होता है, मैंने बताया था ना, पीरियड टेबल याद करने के तरीके आगे भी हम बताएंगे। अब आ जाते हैं रीजंस फॉर मेटल लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। भाई वही रीजन है कि हर एक मेटल क्या चाहता है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन में नोबल गैस में कितने होते हैं? 8। सिर्फ हीलियम ऐसी होती है, एंड दे आर क्वाइट स्टेबल। कैसी है? स्टेबल है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ना स्टेबल, जो किसी से रिएक्ट ना करे, तसल्ली से बैठ जाए। ओनली ही माने वह नहीं, ही माने हीलियम। हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है भाई? हीलियम होता है ना ये 2 4, एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। ठीक है ना? ओनली हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, एंड इज क्वाइट स्टेबल। इट मींस ऑल मेटल्स, देखो कलर चेंज कर दिया, all metals will try to lose electron to acquire the nearest noble gas configuration। मतलब हर एक मेटल ये चाहती है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूं या गेन करूं, बस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लूं कैसे भी। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम को ले लिया, लिथियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3 होता है, एटॉमिक नंबर 2,1। देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है ना? आखिरी वाले जो शेल होती है उसको वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। इसको हम कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे, जैसे हम इसको, देखो ये होता है लिथियम, ये होता है इसमें न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना? और एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया लास्ट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, समझो ये। अब हम इसको थोड़ी सी देंगे हीट, वो किसी भी सोर्स से मिल जाए, हल्की फुल्की एटमॉस्फेयर से भी मिल जाती है, और हीट मिलते ही साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है? यहां से बाहर निकल जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो Li पे आ जाता है प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन देखो बाहर सेपरेट हो गया। ये जो हमने हीट सप्लाई की, इसको जो एनर्जी सप्लाई की, इस एनर्जी का नाम देखो पीरियोडिक टेबल में भी काम आ जाएगा, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन भी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। किसी भी मेटल को या एटम को एनर्जी सप्लाई, उतनी एनर्जी सप्लाई करो जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उस एनर्जी का नाम क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भाई सिर्फ अब इसमें कितने बच जाएंगे बताओ हमारे पास? 1 और 1 2, क्योंकि ये शेल तो खत्म हो गई हमारी। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? अब 2। कैसा बन गया जी? हीलियम की तरह बन गया कि नहीं? चाहता है हर कोई कि चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करें या गेन करें, लेकिन कैसा बन जाए? हम स्टेबल बन जाए, नोबल गैस की तरह। ठीक है ना? तो या तो हीलियम की तरह बनेगा, अच्छा हालांकि 18 भी होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है ना। तो 18 अगर जरूरत पड़ी 18 की तरह बनना है तो हम 18 की तरह बनेंगे, हम बनेंगे तो नॉर्मल गैस की तरह। एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो भाई, एटम्स विच हैव वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। जिनके वैलेंस शेल में कितने हो 1 2 3 हो तो हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मेटल्स। Atoms which have valence shell or outermost electron 5 6 7 they always gain electrons, means they are non-metals. Atoms which have valence shell electron 4 they may lose or gain both depending on the situation. Some of them are categorized into metalloids. अब देखो समझो, यहां पर हमने ये आपको बताया था ना पीरियोडिक टेबल में, देखो इधर कार्बन है, नॉन मेटल है कि नहीं, लेकिन ऐसा ही इसी के नीचे है, वो किस में आ गया, मेटलॉइड में। वैलेंस शेल में इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में भी है, लेकिन ये नॉन मेटल में और ये किस में है, मेटलॉइड में। तो हमें समझना, हम समझाएंगे इसको कि आखिर मेटलॉइड ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे आपको कुछ कहानी समझनी पड़ेगी। तो अभी तो फिलहाल ये कि ये दोनों सिचुएशन में आ सकता है, दे भी सकता है और ले भी सकता है, या कुछ और चीज भी हो सकती है इसमें। कुछ चीजें नोट कर लो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, जो हमने पहले 2 कॉलम बनाए थे, मेटल्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स उनको क्या बोले थे, उस तरफ वाले को नॉन मेटल, और नॉन मेटल्स में ही आपके मेटलॉइड्स भी आ जाते हैं। और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो बीच में बनाए थे, गाना बनाया था एससी वाले टाइप है, वो हमेशा क्या होती हैं, मेटल्स। और कौन सी मेटल्स होती हैं, ये ट्रांजिशन। कौन सी मेटल्स होती है, ट्रांजिशन। तो ये छोटी छोटी बातें जब तक नहीं सीखोगे ना, तब तक मेटल नॉन मेटल पे कमांड नहीं आता। पहले ये समझना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस करना इजी है, फॉर्मूला बनाना इजी है, पर ये समझना थोड़ा सा कठिन है। अब देखो मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। लिथियम है, कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 3 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ 2,1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने बच जाएंगे, 2। बताओ भाई कौन सी इसने एक्वायर करने की स्टेट, वैलेंस शेल एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आखिरी में कितने बचे, 2। किसकी तरह बन गया, हीलियम की तरह बन गया। चाहता है ना, चाहता है ना कि मैं आखिरी में कितने कर लूं अपने पास, 2, ताकि मैं क्या हो सकूं, स्टेबल नोबल गैस की तरह। हालांकि ऐसा करने के बाद भी इसे मन में अशांति रहेगी, उसके लिए फिर आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, 11th में, अभी नहीं है ना। ऐसा थोड़ी है कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने का प्लस चार्ज आ गया तो भड़बड़ाएगा तो किसी और से बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाने को अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करेगा, वो बहुत अलग तरीके से समझेंगे उसको आगे। नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर उसके बाद प्लस चार्ज आएगा, फिर किसी और ने गेन किया होगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, फिर वो दोनों अभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, लेकिन अभी भी उनके मन में भड़बड़ाहट है, तो वो आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, नहीं है समझ में, बॉन्ड बनाएंगे, फिर प्यार से जीवन जिएंगे। इसीलिए तो अपन को बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा, इसी में भी आगे बताएंगे। अब इसका अगला पार्ट है बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, कब कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सब मेटल नॉन मेटल से कंबाइंड है चीजें, ऐसा नहीं कि अकेली एक चीज मुंह उठाया, सर मेटल नॉन मेटल बढ़ा दो, वो रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आ रही, बता तो रही है, रिएक्शन बैलेंस करने से ही तो एक मेटल नॉन मेटल। पहले बेस तो बनाओ भाई, मुझे पीरियड टेबल के बारे में पता होना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए, मुझे फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, मुझे रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, फिर आखिरी स्टेप बचता है रिएक्शन को लर्न करने का। तो लर्निंग इजी हो जाती है अगर ये हो जाता है। तो इसलिए 9th का बैकग्राउंड में सुधार रहा हूं, 3-4 वीडियो में ही तुम्हारा पूरा नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल ऐसा कर दूंगा कि हो ही नहीं सकता कि एक भी प्रॉब्लम आ जाए, बोर्ड नहीं फंसने देंगे तुम्हारा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 2023 वाला अगर हमारे वीडियो ढंग से देख लिया तुमने तो। सोडियम का देख लो, ये एग्जांपल्स बना दिए, पीरियोडिक टेबल भी साथ में रिवाइज होता जा रहा है साथ में इसके। 281 देखो, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na से क्या बन गया, Na+, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना ये वाला, तो Na+ देखो 2,8। पोटेशियम 19 होता है, 2881 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या हो जाएगा लास्ट में, वैलेंस शेल कितना हो जाएगा, 8। Rb, हलीना की रब से फरियाद, Rb गाना याद है ये हलीना, तो Rb का होता है 281881, हालांकि 10th में नहीं आता है, फिर भी बता दिया हमने, 281881, इसमें से भी एक निकल जाएगा तो क्या जाएगा, Rb+, और लास्ट में वैलेंस शेल में कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 8 है ना लास्ट में, 18 के बाद 8 बचेगा वैलेंस शेल में, ठीक है, नहीं आई बात समझ में। तो ये मेटल्स के हमने एग्जांपल बता दिए, ये आपको एल्कली मेटल्स के बारे में बता दिया। हाइड्रोजन H कम्स इन बोथ कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसका रीजन समझो, हाइड्रोजन में देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो H से क्या बन जाएगा हमारा, बोलो H+, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो H से क्या बन जाएगा, H+, और जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन वो किस कैटेगरी में आता है, बोलो मेटल में। और अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं से देखो ले, सपोज करो
कहीं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, अब ये आ गया इसके अंदर घुस गया, तो अब इस पे क्या जाएगा H माइनस, क्योंकि H ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया H माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन बन गया, तो इसलिए ये कैसा हुआ? नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्यों हुआ समझो, यहां पर नॉन मेटल की डेफिनेशन ही है, देखो फ्लोरीन का होता है FClBrI, हेलोजन बताए थे FClBrI, F का एटॉमिक नंबर 9। गाना जो आपने याद किया था ना पीरियोडिक टेबल, फिंगर भी याद किया करो, हा ही लिंक बेरियम बी कंबाइन नथिंग ऑफिशियल फॉर, 9th नंबर पे फिंगर आ रही है, फिंगर में फॉर 9th नंबर पे आए ना, तो जिस नंबर पे फिंगर आएगी वही एटॉमिक नंबर भी होता है, तो गाने से ही एटॉमिक नंबर भी याद हो जाते हैं। हा ही लिंक बेरियम बी कंबाइन नथिंग ऑफिशियल फॉर, 9 नंबर पे आया, देखो 9। नियॉन Na Mg आल सी पैसे से क्ली, क्ली माने Cl, देखो 17 पे आ गया 17, तो गाने से आपको एटॉमिक नंबर सब ऑर्डर में याद हो जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7, चाहिए कितने इसको 8, वैलेंस शेल में कितने 7, देगा नहीं लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8। देखो लास्ट में कितने हो गए 8, एक गेन किया ना इलेक्ट्रॉन, नहीं ये बात समझ में? ऐसी देखो यहां पर इसका क्लोरीन का 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या आ जाएगा बोलो? 288। देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8, गेन करने के बाद 8 कर रहा है ना, नहीं यही बात समझ में? इस तरह से Br में भी देख लो 28817 है, एक और ले लेगा ये, तो क्या जाएगा? 2818 और 8, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। अब सोचो यहां पर हाइड्रोजन की बात चल रही थी, हाइड्रोजन ने भी तो इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? H माइनस, तो बिल्कुल हैलाइड की तरह ट्रीट कर रहा है ना, हेलोजन की तरह ट्रीट कर रहा है। तो भाई हेलोजन किस ग्रुप में, किस में आते हैं बोलो आपके? नॉन मेटल। और जब ये लूज करते हैं तो किस में आते हैं? मेटल्स में। तो भैया हाइड्रोजन ही इकलौता ऐसा है जो मेटल में भी आता है और नॉन मेटल दोनों टाइप में इंक्लूड हो जाता है। नहीं है बात समझ में? इस बात को समझो अब, ठीक है। अब समझते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर। मैं प्रैक्टिकली पूछता हूं, तुमने कभी ऐसा देखा है कि पेड़ पे गोल्ड उग रहा हो, सोना तोड़ा जेब में रखा ऐसा है क्या? है? फिर तो सोने की कोई कीमत ही नहीं होती। तो मेटल्स आती कहां से हैं पहले ये बताओ, पहले खुद सोचो, अंतरात्मा से सोचो कि ये चीज आई कहां से? है तो यही ब्रह्मांड में ही मौजूद। ब्रह्मांड में कौन सी चीज है? नेचर को समझो, धरती है, आकाश है, पानी है, जो मिलेगा यहीं से मिलेगा भाई। बात समझ में आएगी नहीं? तो मेटल सब अर्थ के क्रस्ट से मिलती हैं, जमीन खोदने पे मिलती है। पर ऐसा नहीं होता कि जमीन खोदी और गोल्ड मिल गया, घर भर लिए सारे, तांबा मिल गया, तांबे का लोटा मिल गया, चले गए, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं? ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। बात समझिए, मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। जिसका मिनरल्स और ओर्स में क्या डिफरेंस होता है? मिनरल्स वो होते हैं जिसमें सारी मेटल्स वगैरह मिल सकती हैं। अब वो अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो समझो पहले, तो अब समझो इसमें अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो फ्री स्टेट का मतलब होता है जो एटमॉस्फेरिक चीजों के साथ अनरिएक्टेड होती है। एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है, CO2 है, मॉइस्चर है, H2S है, N2 है, बहुत तमाम गैसें हैं। ऐसी मेटल्स जो वास्तव में जमीन से डायरेक्ट निकलती है और इनके साथ एटमॉस्फेयर में रहने के बाद भी उनके साथ रिएक्ट बिल्कुल नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं, ये फ्री स्टेट मेटल्स में मिलती हैं। नेट इन्हीं की कीमत सबसे ज्यादा होती है। गोल्ड जमीन में डायरेक्ट मिलता है, नहीं है समझ में? और गोल्ड जो है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। बात समझ में आई? इतने साल जमीन में दबे रहने के बाद भी जब निकालोगे, प्यूरिफाई करोगे, बट ये किसी के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके कोई कंपाउंड नहीं बनाया होगा इसने। तो इसीलिए फ्री स्टेट में कैसे, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट कहते हैं। तो फ्री स्टेट मींस मेटल्स आर लेस रिएक्टिव और नॉट रिएक्टिव विथ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एनवायरमेंट लाइक O2 H2O, H2O है मॉइस्चर, CO2 H2S, ये सब नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है। कैसे हैं? चाहे जितनी भी गैसेस हैं, O2 H2O मॉइस्चर CO2, ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक। इनके साथ जो मेटल जमीन से निकाली जाती हैं और इनके साथ इतना उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना O2 ने कुछ किया उसके साथ, ना कुछ। गोल्ड है, पानी में डाल दो, क्या बिगड़ेगा उसका? नहीं बात समझ में? उसके साथ कोई रिएक्शन तो नहीं होगी कि पानी उसके साथ जुड़ जाए और ज्यादा गोल्ड बन जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। जिनके साथ रिएक्टिव नहीं होती ऐसी मेटल्स को, ये फ्री स्टेट में पाई जाने वाली मेटल्स होती है। इन्हीं की कीमत बहुत ज्यादा होती है, करोड़ों लाखों में इन्हीं की कीमत होती है। गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, नहीं है समझ में? कंबाइंड स्टेट में मतलब
जो नेचुरल स्टेट में पाई जाती है उनके साथ ये एटमॉस्फेरिक चीजें इनके साथ क्या कर जाए, जुड़ जाए और उसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें। तो लिखा ना इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। कंबाइंड स्टेट में मेटल्स कैसी पाई जाती हैं? ऐसा नहीं है ना कि जमीन से सोडियम निकल आया, सोडियम किसी और के साथ जुड़ के किसी और फॉर्म में आया होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक चीजों ने उसके ऊपर क्या किया होगा, रिएक्ट किया होगा और वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया होगा। किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? कंपाउंड में। तो मेटल्स विच रिएक्ट्स विथ एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में क्या है हमारे पास? लाइक O2 है, मॉइस्चर है, CO2 है, H2 ऐसे एटसेट्रा नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस है। इनके साथ रिएक्ट करने के बाद वो कंपाउंड बन जाएगा और जब हम निकालेंगे जमीन से तो वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा? कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, ना कि फ्री स्टेट में। तो दोनों फॉर्म में मिलते हैं, फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में भी मिलती है मेटल्स, और कुछ मेटल्स कंपाउंड स्टेट में मिलती है। नेटिव स्टेट में कम मिलती है, कंपाउंड स्टेट में ज्यादा मिलती है। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरह से तो मेटल्स पाई जाती हैं। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। रस्टिंग ऑफ आयरन समझ लो क्या होता है। रस्टिंग ऑफ, तुमने देखा होगा ना, लोहा ऐसे खुला छोड़ दो, जंग लग जाएगी। एप्पल है, काट के रख दो, थोड़ी देर बाद लाल हो जाएगा। तो क्यों होता है? उसमें आयरन है, Fe, और Fe जैसी एयर के कांटेक्ट में आएगी तो कंपाउंड बनाएगी Fe2O3। तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन किसे कहेंगे? Fe रिएक्ट्स विद O2 एंड मॉइस्चर। O2 के साथ रिएक्ट करेगी तो Fe2O3 बनाएगी, फेरिक ऑक्साइड। साथ में मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगी एंड फॉर्म रेडिश ब्राउन। देखो मैंने रेड कलर कर दिया इसको, इसीलिए लिखा ही रेड कलर से। एंड फॉर्म रेडिश ब्राउन। आप देखो ना, सेव के ऊपर जंग लग जाती है, रेडिश ब्राउन हो जाता है ना। जंग का कलर देखो रेडिश ब्राउन होता है कि नहीं होता है? कोटिंग ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, समझो इसको। हाइड्रेटेड मतलब विथ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉइस्चर। तो जो जंग लगती है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, साथ में मॉइस्चर को भी वो क्या करके एब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना देता है, जिसमें वाटर इन्वॉल्व रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रस्टिंग ऑफ। इस रिएक्शन को समझो, कॉपी मत करो, सारे नोट्स मिल जाएंगे, अभी टेंशन मत लो, सब दे देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको स्क्रीनशॉट घर जाके ले लेना। अभी तो मैं जो बता रहा हूं वो सब तुम्हें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो Fe यानी आयरन, किस फॉर्म में है? सॉलिड। आयरन कैसा होता है? तो फिजिकल स्टेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? O2, यानी ये गैसियस स्टेट में है। मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब लिक्विड फॉर्म में, L लिखा देखो, वाटर। कुछ भी नंबर ऑफ मॉइस्चर के मॉलिक्यूल्स, मोल्स लिए जा सकते हैं। तो हमने कितने मोल्स ले लिए? n मोल्स। हो सकता है वाटर का 1 मोल इन्वॉल्व हो जाए, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, कितने भी मोल्स हो वो उसके साथ जाके चिपक जाएंगे, इसलिए हाइड्रेटेड शब्द यूज किया। क्या बोला? हाइड्रेटेड। तो ध्यान रखना Fe2O3 बना। अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, पेपर में क्या आएगा? पेपर में आएगा कि भाई Fe प्लस O2, और बच्चे बना देंगे FeO। बोले हाँ, यहां पर FeO नहीं है, ये Fe की वैलेंस 2 होती है, एक होता है फेरस और एक होता है Fe प्लस O2, और ये बनाता है Fe2O3। तो यहां पर होता है फेरिक। तो याद रखना Fe 2 स्टेट में होता है, एक फेरस और एक फेरिक। किस फॉर्म में होता है? एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। फेरिक मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 3। तो देखो Fe की वैलेंसी होती है +3 और O की वैल्यू क्या होती है? -2। फॉर्मूला बनाओगे तो 2 इधर आएगा और 3 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? Fe2O3। तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, फेरिक, फेरस ऑक्साइड नहीं। इसी को रस्ट कहते हैं। तो Fe और O2 देखो बन गया। अब बैलेंस तुम समझ सकते हो, Fe के यहां पर कितने हैं? 2 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके एक तरफ कर दूं, नहीं तो सब मिक्सचर हो जाएगा ना। चलो ये देखो मैंने छोटा कर दिया इधर पे साइड में। अरे भाई ठीक है, तो इसको रस्ट समझ गए ना। अब रस्ट की डेफिनेशन क्या लिखोगे? हाइड्रेटेड। क्या बोलोगे? यानी पानी का मिक्सचर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, n नंबर ऑफ मोल, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज रस्ट। खुले में समझो। अब इसको रियल लाइफ में लेके आओ। आयरन के ऊपर तुम्हें ब्राउन ब्राउन लेयर दिखती है, जंग लगती है कि नहीं? जंग, जंग को रस्टिंग कहते हैं। आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, साथ में खुला हुआ है तो मॉइस्चर भी रहती है, मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा तो हाइड्रेटेड कहलाएगा, इसलिए कहेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नहीं है समझ में? इसी जंग लगने के प्रोसेस को कोरोजन भी बोलते हैं। कोरोजन क्या होता है इसको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं डेफिनेशन लिख दी। कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरिएशन ऑफ मटेरियल्स एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल और अदर रिएक्शंस। चाहे केमिकल रिएक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो, या कोई भी रिएक्शंस के थ्रू उसमें जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मटेरियल क्या हो गया? खराब हो गया, जंग लग जाए, दैट प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा एग्जांपल समझो। एक एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन बताया, देख लेना, इस बार बोर्ड में आएगा तो ये फंस जाएगा। सिल्वर
Ag, चांदी जानते हो कि नहीं? चांदी भी तो नेटिव मेटल है, जमीन से निकल जाती है आराम से। अब वो प्रोसेस हम मेटलर्जी में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, मेटल में, कि आखिर सोना चांदी ये सब चीजें बनाई कैसे जाती है। सिल्वर रिएक्ट्स विद H2S, एटमोस्फेयर में H2S गैस प्रेजेंट भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस? सिल्वर इज प्रेजेंट, सिल्वर रिएक्ट्स विद H2S प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, अपने आप। मैं थोड़ी कह रहा चांदी खुली रख दो, H2S एटमोस्फियर में है, प्रेजेंट इन एटमोस्फियर टू फॉर्म Ag2S। और बताओ वो Ag, OG, लोजी, सुनोजी, H2S से रिएक्ट करके बना दो Ag2SG, ठीक है ना? और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट कर ही देगा ये, तो Ag सिल्वर सल्फाइड बना देगा। दिस इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। अब ये जो तुम्हारा बना, समझना मेरी बात, ये समझना, ये रिएक्शन अपन ने नहीं की, प्रकृति में, नेचर में, जमीन के अंदर चांदी है, और एटमॉस्फेयर में, जमीन में, हर जगह क्या घुली हुई है? H2S। तो H2S और सिल्वर आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगी? Ag2S। क्या बना देंगी? और ये जो Ag2S बन गया, ये हमारा मालूम है क्या है? और क्या है ये? और मतलब जमीन से तुम खोदोगे तो चांदी निकल के हाथ में नहीं आएगी, जमीन से मिलेगा Ag2S। अर्जेंटाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जब हमें बहुत अर्जेंट में लगी हो तो उसको बोलते हैं अर्जेंटाइट। इसका नाम है अर्जेंटाइट। ये ओर ऑफ सिल्वर है। क्या है ये? सल्फाइड ओर बोलते हैं। सल्फाइड ओर क्यों कहते हैं? क्योंकि सिल्वर के साथ क्या मिक्स्ड है? बोलो। तो ये नाम पूछा जाएगा, ध्यान रखना इस साल बोर्ड में। नेम द ओर ऑफ सिल्वर, तो नाम क्या लिखोगे? अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट मतलब Ag2S, सल्फर ओर होता है ये सिल्वर का। इसके अलावा और भी मेटल्स हैं जो कि जमीन से नहीं, समुद्र से निकाली जाती हैं। नमक सुना है गांधी जी वाला? नहीं तो नमक कहां से निकाला था गांधी जी ने? नमक समुद्र से ही तो बनाया था। तो समुद्र में नमक है ना, यानी Na मेटल, तो Na मेटल ही तो है। कहां है? समुद्र में ना। तो समुद्र से नमक निकाला जाता है, नमक से Na निकाला जाता है। तो समझो अदर एग्जांपल्स आई लाइक NaK, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, पीबी, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये जितने भी मेटल्स हैं ये सब किस फॉर्म में मिलती है? हमको बोलो किसकी फॉर्म में मिलती है? ओर्स के फॉर्म में, क्योंकि एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके ये कंपाउंड में बदल जाती है, और वो कंपाउंड कहां घुस जाते हैं? जमीन में या समुद्र में पड़े रहते। फिर हम उन ओर्स को निकालेंगे और फिर उनसे मेटल को क्या करेंगे? हम सेपरेट करेंगे। इसी को बोलते हैं भाई कि कैसे हमने उसको आखिर कैसे मेटल में कन्वर्ट किया, प्रोसेस करने का। आखिर इन कंपाउंड्स से मेटल्स कैसे कलेक्ट करेंगे वो हमें सीखना है ना सेकंड या थर्ड पार्ट में। बात समझ में आई कि नहीं आई? मिनरल्स और ओर्स में डिफरेंस समझो। मैं वैसे एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं। मान लो कि जमीन से आपने कोई कंपाउंड निकाला, समझना, जमीन से आपने कोई कंपाउंड निकाला और उस कंपाउंड में दो तीन चीजें थी, एक A था, एक B था और एक C था। मान लो ये मेटल्स हैं, ये तीनों क्या है? मेटल्स हैं। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इसमें A का परसेंटेज है 50, समझना, और B का परसेंटेज है हमारे पास कितना? 30। B का परसेंटेज कितना है? 30, और C का परसेंटेज है 20। तो ये मिनरल है जो जमीन में, अर्थ क्रस्ट में या समुद्र में कहीं से भी मिल सकता है। क्या क्या मिल सकता है? मिनरल्स। अब हम इस मिनरल से कुछ चीज बनाना चाह रहे हैं, इकोनॉमिकली हमें चीप पड़नी चाहिए, उसकी प्राइस सस्ता। तो जिसका परसेंटेज ज्यादा है, अगर वो इकोनॉमिकली चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है हमको, समझ रहे हो, तो फिर हम इसको बोलेंगे ओर ऑफ ए। क्या कहेंगे? ओर ऑफ ए, क्योंकि इसका परसेंटेज ज्यादा है और इकोनॉमिकली हमें प्रॉफिटेबल है। तो इसलिए समझो मिनरल्स के बारे में क्या लिखा? दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम विच मेटल्स मे और मे नॉट बी एक्सट्रैक्टेड, माने खींच ली जाती है प्रॉफिटेबली, बस ये इंपॉर्टेंट है, एट द चीप प्राइस फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। दे आर मोस्टली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, मोस्टली अर्थ क्रस्ट, समुद्र में भी बनते हैं, बट सम ऑफ देम आर फाउंड इन सी वाटर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, फेल्डस्पार, नाम याद रखना, NaCl तो सबको याद रहेगा, फेल्डस्पार, माइका, केओलिन, ये चार एग्जांपल याद रखना। ये कहां से निकलेंगे? समुद्र से। कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, नमक तो जानते ही हो, NaCl, फेल्डस्पार, माइका, केओलिन, ये सब आपको कहां से मिलेंगे? समुद्र से। तो ये चार एग्जांपल समुद्र वाले याद कर लेना। बाकी इसके बाद हम सारे, आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे ओर्स याद कराएंगे, कौन कौन से ओर्स याद करने हैं। ओर्स किसे कहेंगे और मिनरल्स में डिफरेंस पूछा जाता है।
तो मिनरल सोर्स में बस इतना ही फर्क है कि नेचुरली अकरिंग रॉकी मटेरियल्स, रॉकी मतलब जमीन से मिलने वाले रॉकी मटेरियल्स, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, मतलब जिसमें जिस मेटल का परसेंटेज ज्यादा हो और उस परसेंटेज को हम आराम से चीप प्राइस पे सेलेक्ट मतलब सेपरेट कर सके, तो उसका कोर्स करेंगे। मान लो ऐसे समझ लो कि कोई कंपाउंड है, उसमें सिल्वर भी है और मैग्नीशियम भी है। एक एग्जांपल बता रहा हूं हाइपोथेटिकल, सिल्वर भी है और मैग्नीशियम भी है, और मैग्नीशियम है इसमें 90% और 10% सिल्वर है। अब आप इसमें मैकेनिज्म लगा रहे, मशीनें लगा रहे, और मैग्नीशियम को आप सस्ते रेट में अगर वहां से निकाल पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओर ऑफ मैग्नीशियम। और पता चला कि मैग्नीशियम को निकालने में 100 रुपए खर्च हो गए और बाजार में बिक रहा 20 का, तो हम उसको खाइस के लिए निकालेंगे, हम किसको निकाल लेंगे, सिल्वर को। और अगर हम सिल्वर को निकाल लेंगे तो वो सिल्वर का मिनरल तो वो दोनों का ही है, पर जो निकालने में कॉस्टिंग कम आती है उसी के हिसाब से उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते थे, और कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं एवरी ओर इज ए मिनरल, एवरी ओर इज ए, बट एवरी मिनरल इज नॉट एन ओर। ध्यान रखना इस बात को। बात समझ में आया कि नहीं? तो पहले पार्ट आज हमने जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सीखा, आज हमने सिर्फ इंट्रो सीखा ढंग से कि हम कैसे पीरियोडिक टेबल से इसकी कनेक्टिविटी करेंगे। मेटल्स एक्चुअली में होती कहां है, किस तरफ लाई करती है, एस ब्लॉक की तरफ। नॉन मेटल्स कहां लाई करती है, पी ब्लॉक की तरफ। और मेटेलॉइड्स भी कहां पड़ती है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में ही पड़ती है ना, जिगजैग पाथ में। और बीच में डी ब्लॉक में कौन से आ जाती है, ट्रांजिशन मेटल्स। मेटल्स किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। नॉन मेटल किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। लूज कौन करेगा, जिसके वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो। गेन कौन करेगा, जिसके में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो। नहीं, यही बात समझे। और हमारा आज का काम क्या होना चाहिए, मुख्य पीरियोडिक टेबल को लर्न करना। पीरियोडिक टेबल में भी इसका बहुत फायदा मिलेगा। होप मेरा आपको हो सकता है मेटल नॉन मेटल का ये टॉपिक ऐसा लगा हो कि सर मैं तो सोच के बैठा था कि आज मैं कुछ अच्छी सी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बैठ जाऊंगा और धड़ाक से उड़ जाएगा। ऐसे नहीं, सीखना है तो जड़ से लेके ऊपर तक जाओ। अब सेकंड लेक्चर में आप जब पढ़ोगे मजा आएगा, समझ में आएगा कि जमीन के अंदर मेटल कंपाउंड के फॉर्म में पड़ी है। अब जमीन से, मिट्टी से खोद के हम मेटल को लाएंगे, ओर्स को निकालेंगे और उससे हम सेपरेट करके बताएंगे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, कैसे आखिर प्रोसेस होती कैसे है। हमारे पास ये लोहा आ रहा है, ऐसे थोड़ी चला आ रहा, खोदने के बाद उसके साथ क्या क्या किया गया, इसी को बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या प्रोसेस लगते हैं, कैसे रिफाइन प्यूरिफाई करते हैं, फिर कैसे उसको हम यूजेबल बनाते हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग के यूजेबल हो। यही तो सीखना है। तो जब तक बेस नहीं पता है, अचानक से वहां कैसे पहुंच जाओगे। कम से कम 3 मौके 4 मौके तो दो मुझे क्लास में पढ़ाने के। तो 4 शॉर्ट में मैं आपका कंप्लीट करूंगा। बट ये पक्का है कि अगर चारों वीडियो देख लिए तो मेटल नॉन मेटल में कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है बच्चों आप लोगों को ये समझाने की। और अच्छा लगे अगर तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि सर हाँ ठीक लगा, और इसका सेकंड पार्ट डालिए। तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा, हो सकता है मैं कल ही इसका सेकंड पार्ट भी डाल दूं और थर्ड पार्ट तक आते आते आपका ये टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाना पड़ता है, इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है बत्रा क्लासेस झांसी, और टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है बत्रा क्लासेस झांसी। दोनों जगह आप जाके कुछ भी चीज आप अपने मन की चीज मांग सकते हो, पीडीएफ मांग सकते हो, जो मुझसे पॉसिबल है मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। और साथ ही साथ आप उन बच्चों को रिकमेंड करिए, चेन को आगे बढ़ाइए जिन्हें वास्तव में इस टॉपिक को पढ़ने की बहुत रिक्वायरमेंट है। सेकेंड पार्ट के लिए वेट कीजिए कल तक के लिए। थैंक यू।